Hello friends, this is Aryan and this is our YouTube channel English with Aryan sir। हमने जो है इतिहास के बारे में हमने शुरू किया था, इतिहास को शुरू किया था। आज जो हमने पहला वीडियो ही अपलोड किया था और वो जो है कुछ कारणों से वो जो है पूरा वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाया था, इसलिए जो है जहाँ से छूट गया था वहीं से हम बताने के चल रहे हैं। यानी जो पहले वीडियो हमने बताया था कि जो है भारत के नामों के बारे में, जो भारत के पूरे इतिहास में कुल 8 नाम मतलब कुल 6 नामों का वर्णन हुआ है, उन 6 नामों के विषय में हमने बात की थी। अभी इतिहास यहाँ से शुरू ही नहीं हुआ। इतिहास के बारे में हम अभी ये बता रहे हैं कि भारत, पहले तो मैंने बताया था कि भारत में जो है कितने मतलब भारत के कितने नाम हैं। उसके बाद में जो है अब ये आज जो है अब शुरू कर जा रहे हैं कि अगर भारत के इतिहास को जानना है, मान लो भारत के नहीं किसी भी देश के इतिहास को जानना है, तो वहाँ के लिए मतलब उस देश के इतिहास को जानने के लिए सब आपको जो है जो आवश्यक चीजें होंगी, तो एक मतलब जो है क्या होगा, वहाँ के साहित्यिक स्रोत और वहाँ के पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब ये कि जो भी पुस्तकें होती हैं, जो भी उपन्यास होते हैं, वेद, उपनिषद है ना, महाकाव्य, इन सभी चीजें। और पुरातात्विक स्रोत से मतलब होता है जैसे कि वहाँ के अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, अवशेष, स्मारक, मोहरे, ये सभी चीजें जो है, इन सभी चीजों से पता लगता है कि मतलब कि यहाँ के जो मतलब कि यहाँ से पहले वाले लोग जो है कैसे जीते थे, कैसे उनका जीवन मतलब जीवन यापन होता था, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होती है। तो जो हम शुरू करने चले हैं, जो भारत के प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, यानी अगर भारत यानी प्राचीन इतिहास को अगर जानना है तो उसको जानने के लिए जो कौन कौन से स्रोत हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो है स्रोत है साहित्यिक स्रोत। यानी अगर भारत के इतिहास को जानना है तो आपको जो भारत के जो साहित्य है उस साहित्य को जानना होगा। जो भारत का साहित्य है, इसका जो एक भाग भारत का साहित्य है और दूसरा भाग है पुरातात्विक स्रोत। यानी पुरातात्विक स्रोत मतलब कि जो भी चीजें खुदाई में मिली हैं, यानी कि वहाँ के विकास में जो विकास हुआ, तो वहाँ जमीन के अंदर कुछ चीजें मिली है खुदाई में, उनसे जो है हम पता ला सकते हैं कि हमारे देश में मतलब कि ये क्या क्या हुआ था, या कौन कौन सी कलाएं थी, है ना, इन सभी चीजों के बारे में। अगर जो है भारतीय साहित्य को अगर विभाजित किया जाए तो भारतीय मतलब जो है साहित्य है, जो साहित्यिक स्रोत हैं, इनको विभाजित किया जाए तो इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 धार्मिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, अगर धार्मिक स्रोत। नंबर 2 गैर धार्मिक, यानी कि धार्मिक स्रोत मतलब वो स्रोतों से होता है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड है, मतलब संबंधित है। जैसे कि धार्मिक स्रोत की बात करते हैं तो जो है जैसे कि जैन धर्म से संबंधित जो भी बुक्स हैं, या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी बुक्स हैं, या फिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, यानी जो भी किसी ना किसी धर्म से संबंधित बुक्स होती हैं और जो हमको जानकारी प्रदान करती है कि यहाँ पर क्या होता क्या नहीं होता, वो सब जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सब धार्मिक वस्तुओं, जब धार्मिक स्रोत में जोड़ा जाता है। गैर धार्मिक स्रोतों की बात करते हैं तो गैर धार्मिक जो स्रोत होते हैं उनसे उनका मतलब यह है कि ऐसे लोग मतलब ऐसी पुस्तकें या ऐसे उपन्यास जो भारतीयों ने मतलब जो प्रॉपरली उस देश के लोगों ने नहीं लिखे, यानी कि जो भी विवरण मतलब जो भी विवरण जो मतलब किसी धर्म से संबंधित नहीं है, मतलब जो बुक्स जो है जो पर्टिकुलर किसी धर्म से संबंधित नहीं है, और जो है उनसे भी जो हमें अपने देश की जानकारी का मतलब ज्ञान होता है, वो सब जो बुक्स होती हैं उनको जो है गैर धार्मिक स्रोत में रखा जाता है। तीसरा पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर जो माना जाता है, जो सर्वाधिक सच माना जाता है, तो विदेशियों ने जो विदेशी आए थे भारत में, जैसे कि चीन से लोग आए थे, मिस्र से आए थे, या बहुत मतलब कई देशों से, भारत से आए थे और यूनान से आए थे। तो इन लोगों ने जब वहां से आए तो इन्होंने यहाँ पर कुछ पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों से भी जो हमें बहुत जानकारी मिलती है कि मतलब जो है कैसी भारत की स्थिति कैसी थी, यहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसी थी, यहाँ का व्यापार किसके साथ था। तो इन सभी चीजों की अच्छी जानकारी, अगर ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होती है विदेशी यात्रियों का वर्णन से। अगर धार्मिक जो स्रोत है, धार्मिक स्रोतों को हम फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। नंबर 1 ब्राह्मण साहित्य में जो वेद होते हैं, वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले क्या होता है, जानकारी स्रोत वेद।
यानी वेदों से हमें ज्ञान जो हमें पता चलता है। दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण जो वेदों के जो मतलब वेदों को सरल भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का प्रयोग हुआ था। अरण्यक यानी अरण्यक ग्रंथ भी होते हैं जो जंगलों में लिखे गए, और उपनिषद ये चारों जो हैं, ये चारों यानी वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इन चारों का वर्णन जो है वैदिक काल, ये जो चारों संबंधित किससे हैं? वैदिक काल से संबंधित हैं। चारों चीजें कौन कौन से? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। इसके अलावा क्या होता है? वेदांग होते हैं जो हमें जानकारी प्रदान करते हैं। सूत्र होते हैं, महाकाव्य होते हैं, महाकाव्य जैसे कि रामायण, महाभारत, और कुछ धर्मशास्त्र हैं। इनसे जो हमें जानकारी मिलती है, ये जो टोटल है यानी वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, ये सभी जो सभी हैं, ये संबंधित किससे हैं? ब्राह्मण साहित्य से संबंधित हैं। यानी अगर इसके अलावा बौद्ध साहित्य की बात करते हैं, तो जो बौद्ध साहित्य हैं, सबसे पहले जो बौद्ध साहित्य हैं, उन बौद्ध साहित्यों को जो है पिटक कहा जाता है। पिटक कहते हैं। जो भी बौद्ध साहित्य हैं, जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी पुस्तकें हैं, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, उनको जो है पिटक कहा जाता है। पिटक, इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा पाली है, और जो इनके जो प्रमुख जो ग्रंथ हैं, उनको त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक, यानी शुद्ध पिटक पहला क्या है? त्रिपिटक में जो है सबसे पहले कौन सा पिटक आता है? शुद्ध पिटक। जो शुद्ध पिटक है, इसमें जो है, इसमें बुद्ध की शिक्षा, यानी बुद्ध जी ने जो भी भाषण दिए थे, यानी जो भी वचन मतलब प्रवचन दिए थे, उन सभी प्रवचनों को जो है, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम आनंद था, उन्होंने जो इनकी शिक्षाओं को क्रमबद्ध किया और लिपिबद्ध करके इनको जो है इनको रखा, और जो है इनकी यानी इस जो शुद्ध पिटक होता है, शुद्ध पिटक में जो है बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध संघ के नियम, यानी कि बौद्ध संघ के नियम है, यानी कि कौन प्रवेश ले सकता है, कौन प्रवेश नहीं ले सकता है, कितनी उम्र में जो है प्रवेश मिलेगा, इन सभी बातों का वर्णन विनय पिटक में है। और इसको जो लिखा था, ये भी जो है एक गौतम बुद्ध के ही शिष्य थे, इनका नाम उपाली था। अभिधम पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है, इसकी जो रचना हुई थी, ये अशोक के समकालीन, यानी इसमें जो है, यानी अशोक के समय जो है जो महाबौद्ध संगीति हुई थी, उसमें जो है अशोक के समकालीन जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं की जीवनियों का जो है वर्णन है। और इसमें जो है इस पुस्तक को किसने लिखा था? मुगलीपुत्र तीसरे ने। और जब ये अशोक ने जो महासंगीति, बौद्ध महासंगीति करवाई थी, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? मुगलीपुत्र तीस। इसके अलावा जो है, जो हमारी जानकारी का जो स्रोत है, वो क्या है? जैन साहित्य। जैन साहित्य है, तो जैन साहित्य जो होते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं, आगम कहा जाता है। और जो जैन साहित्य की भाषा है, वो प्राकृत है। यानी कि ये इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जैन साहित्य की भाषा क्या है? तो जैन साहित्य भाषा प्राकृत है। अगर बात करते हैं कि बौद्ध साहित्य की भाषा क्या है, तो पाली है। बौद्ध साहित्य की भाषा पाली और जैन साहित्य की भाषा प्राकृत। इसमें जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उसको पुओ बोलते हैं। और जो किससे रिलेटेड है? महावीर स्वामी से। यानी जो महावीर स्वामी जो थे, इससे महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में जो टोटल 23 तीर्थंकर हो चुके थे, और ये जो महावीर स्वामी थे, ये 24वें थे, और इसके बाद ही मतलब कि ये 24वें थे, और यही लास्ट थे। यानी इसके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ। जो अंतिम थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। ये जो द्वितीय जैन महासंगीति हुई थी, इसका आयोजन 6वीं शताब्दी मतलब 513 ईस्वी में वल्लभी गुजरात का एक स्थान है, उसे वल्लभी कहते हैं। और जो है वल्लभी में जो हुई थी, द्वितीय जैन महासंगीति हुई थी, उसमें जो है आयोजन हुआ था। और वहीं पर क्या हुआ था? 513 ईस्वी में कहाँ हुई थी? गुजरात में। और इसमें जो जैन जो शिक्षाएं हैं, उनको लिपिबद्ध किया गया था। यानी जो जैन के जो तीर्थंकर हैं, जो तीर्थंकर हुए थे, उनकी जो भी शिक्षाएं थी, उनको लिपिबद्ध किया गया था। कहाँ पर? जैन धर्म की जैन महासंगीत द्वितीय जैन महासंगीति में। और इन्हीं जो शिक्षाओं को क्रमबद्ध मतलब लिपिबद्ध किया गया था कहाँ? वल्लभी गुजरात में। अब अगर बात करते हैं, इसके अलावा बचा क्या? पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों के पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं, उसका हमें वर्णन करता किसे मिलता है? अभिलेखों से। अभिलेख जैसे कि अशोक के अभिलेख, इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलेख के
इस अशोक के अभिलेख, ये जो अशोक के अभिलेख थे, इनको जो है 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। इसके पहले मैंने बताया भी था, 1837 में जेम्स प्रिंसप ने जो है पढ़ा था अभिलेखों को, किसके, अशोक के। उसके अलावा जो है अशोक, मतलब जो अशोक के अभिलेखों से मैं जानकारी मिली। इसके अलावा जो सिक्के होते हैं, यानी कि जिसका भी काल चलता था उसके उस काल में जो है सिक्कों के बारे में बताया जाता था कि मतलब कि कौन से सिक्के किस सम्राट के, उसमें सम्राट का नाम छपा होता था या देवी देवताओं की फोटो छपी होती थी। इन सभी चीजों से, सिक्कों से भी हम जो भारत की अर्थव्यवस्था जो भी यहाँ होता था उसका अनुमान लगा सकते हैं। उसके अलावा मूर्तियां भी हैं, यानी जो उस समय मूर्तियां बनी थी, उन मूर्तियों से भी जो है हमें मतलब जो है अपने अपने भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके अलावा अवशेष, यानी बचे हुए भाग, यानी जो कुछ बचा हुआ भाग है, यानी जैसे कि कोई बिल्डिंग, खंडहर जमीन के अंदर गड़े हुए, है ना। और स्मारक भी वही होता है, मतलब जैसे कि जो भी मतलब कि बिल्डिंग वगैरह बनी थी। और मोहरे से भी, मोहरों में जो है छपाई होती थी, तो मोहरों से भी हमें जानकारी मिल जाती है कि जो है भारत की जो इतिहास जो है वो किससे रिलेटेड है, और उसमें जो है उसके मतलब इतिहास की जानकारी मिल जाती है। इस तरीके से जो है हमने जो है आज आपको जो है ये जो है मतलब जो इतिहास, जो भारत के इतिहास, जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसके स्रोतों के बारे में बताया। इसके अलावा जो अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट बचता है, या इसमें अभी तो यहाँ से हिस्ट्री शुरू नहीं हुई है। अभी आप लोग जो पढ़ेंगे क्या, विदेशी यात्रियों का वर्णन, यानी विदेशी जो यात्री थे उनके वर्णन को पढ़ने के बाद जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद में जो है शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। थैंक्स।